हाँ जी, तो लाइफ प्रोसेस चल रहा है, वही पुरानी राम कथा, क्लास 10th का ये चैप्टर है। और आज डेट कितनी है? 18। आज डेट है 18 सितंबर 2023, ठीक है। और 19, 20 और 21, 22, 23, 24, 25, 6 डेज चले। हाँ जी। तो फर्स्ट न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेशन अपना चल रहा है। न्यूट्रिशन को अब आपको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन हो चुका है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में हमने ये वाला डायग्राम देखा था। ये क्या है? डायफ्राम है। ये क्या है? ये डायफ्राम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट तो पहले कैसे रहता है? ये इस डोम शेप में रहता है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो हमने इसके ये जो पार्ट्स हैं वो देख लिए थे, कार्टिलेज हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स के ऊपर एक और कवरिंग होती है, ठीक है। एक और मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर। वो मेम्ब्रेन क्या करती है? वो मेम्ब्रेन इन लंग्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा, ओके। ये इसको प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से हार्ट के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। वो जब हम हार्ट पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे कि हम ब्रीद इन कैसे करते हैं, ठीक है ना। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ओके। चलिए, तो इनहेलेशन देखते हैं सबसे पहले। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, वो बॉटल वाला, वैक्यूम वाला, है ना। तो आज अपन उसको पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो इनहेलेशन कैसे होता है? तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नोस्ट्रिल ऐसा नहीं है कि हम पहले एयर को अंदर ले करके जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो देखिए होता क्या है। अच्छा, हमारी बॉडी में ये जो कैविटी है, ठीक है, दो तरीके के है। एक तो ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी, और ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। बात समझ में आ गई? ऊपर वाले को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, नीचे वाले को बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी, ठीक है। अब देखिए, अब थोरेसिक कैविटी का मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर, ये शोल्डर से यहाँ से लेकर के ये पूरा पार्ट, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? लंग्स आ जाएंगे, हार्ट आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पीछे ये हमारी बैक पूरा कवर, ठीक है ना। मतलब इसको चेस्ट नहीं बोलेंगे, चेस्ट में तो सिर्फ ये अपने ये पार्ट आता है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी का मतलब अंदर से ये वाला हिस्सा पूरा, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, और ये जो बाहर निकलेगा ये पूरा सामान सफाई कर दो। तो ये जो पूरी जगह है, ठीक है ना, ये पूरी जो जगह है इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। इसी तरीके से यहाँ से और यहाँ से कट करो, बाहर निकालो, सफाई कर दो, पूरा कुछ भी नहीं है अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो इस वाले जगह को क्या बोलते हैं हम? एब्डोमेन कैविटी। फिर उसके अंदर हम सामान भरते हैं, ठीक है ना। एब्डोमेन कैविटी के अंदर स्टमक आ जाता है, लीवर आ जाता है, किडनी आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से। एब्डोमेन अलग होता है और स्टमक अलग होता है, ठीक है। चलिए तो थोरेसिक कैविटी देखते हैं। थोरेसिक कैविटी क्या होती है? हाँ, थोरेसिक कैविटी में मतलब हम देखते हैं इनहेलेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले हमारी जब हमको इनहेल करना होता है तो थोरेसिक कैविटी एक्सपांड हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट, थोरेसिक कैविटी एक्सपांड होती है, ठीक है। अब थोरेसिक जो कैविटी है या थोरेसिक हमारा जो चेस्ट है, ये जो मसल्स हैं, ये जो, ठीक है ना, ये एक्सपांड हो जाते हैं। और इससे कौन कांटेक्ट में होता है? रिब्स में। रिब्स क्या है ना, ये जो रिब्स होती हैं इसके आसपास, ठीक है ना, वो रिब्स जो कांटेक्ट में होती है, तो जब वो एक्सपांड होती है तो रिब्स भी एक्सपांड हो जाती है। बात समझ में आ गई? अब रिब्स जब एक्सपांड हो रही हैं, ठीक है, तो रिब्स एक्सपांड होने के बाद ये जो आपका डायफ्राम है, क्या बोलते हैं इसको? डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या होता है? स्ट्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रेट हो जाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, ठीक है। तो
जब थोरेसिक कैविटी एक्सपांड हुई, रिब्स केज क्या हो गया, वो भी एक्सपांड हो गया। अब रिब्स केज जो होता है वो किससे कांटेक्ट में होता है, ये जो प्लूरा है ना, प्लूरा हमारा, इसकी मेम्ब्रेन जो है, कवरिंग मेम्ब्रेन या प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, इससे कांटेक्ट में होती है क्या, रिब केज। तो जब रिब केज क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है, तो प्लूरा जाएगा साथ में, क्योंकि उससे कांटेक्ट में। जब वो प्लूरा जा रहा है तो कौन जाएगा, ये कौन कांटेक्ट, ये है कौन एक्सपांड होगा, हमारा लंग्स भी क्या हो जाएंगे, एक्सपांड हो जाएंगे। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी एक्सपांड, उसके बाद रिब केज, उसके बाद लंग्स। ठीक है, इसके अलावा रिब केज भी क्या हुआ, एक्सपांड हुआ। इसके अलावा जैसे ही आपका डायफ्राम नीचे गया, स्ट्रेट हुआ, तो ये जो ये हमारे जो लंग्स हैं ये भी कहाँ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इस तरफ भी क्या हो गए, एक्सपांड हो गए, और नीचे से भी क्या हो गए, एक्सपांड हो गए। बात समझ में आ गई। एक्सपांड होते ही अंदर क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने बताया, लास्ट वीडियो में, वैक्यूम क्रिएट होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एयर की कमी हो जाएगी। तो एयर कहाँ जाएगी, फिर यहाँ से अंदर सक की जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ वैक्यूम की कमी हो गई तो अंदर सक अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगी, एयर अंदर सक कर ली जाएगी। तो एयर कहाँ जाएगी, नोस्ट्रिल से, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ये विंड पाइप, ठीक है, ट्रेकिया, फिर ब्रोंकस या ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल्स, और फिर एल्वियोली। बात समझ में आ गई, इस तरीके से। तो इनहेलेशन समझ में आया कैसे होता है, थोरेसिक कैविटी एक्सपांड, रिब केज एक्सपांड, और हमारा जो डायफ्राम है वो स्ट्रेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये लंग्स एक्सपांड हो जाएंगे। लंग्स एक्सपांड होने से क्या हो गया, लंग्स के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिससे ये क्या करते हैं, एयर को अंदर सक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। बात समझ में आ गई, ये हो गया इनहेलेशन। चलिए अब इनहेल कर लिया। अब इनहेल होने के बाद क्या हो गया, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर आ गई, एल्वियोली के पास आ गई। ठीक है, क्या आ गई, एल्वियोली के पास आ गई। अब यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ एल्वियोली। ठीक है, ठीक है, ये एक एल्वियोली है। बात समझ में आ रही है। इसमें क्या होता है, इसके चारों तरफ इसको कौन कवर करके रखता है, एकदम लिपटी हुई रहती है इससे, कौन, ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, बहुत बारीक बारीक ब्लड वेसल्स इसके ऊपर फैली हुई रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स है, इसके ऊपर तो लिपटी हुई है ऐसे ही, और इस तरीके से बाहर भी निकली हुई है। ठीक है ना, ये इसके तरफ से, यानी यहाँ से, और यहाँ से ब्लड वेसल कहाँ जा रही है, फिर ये समझ रहे हो, ये यहाँ से ब्लड वेसल कहाँ जा रही है, पूरी बॉडी में चली जाती है। ठीक है, यहाँ से ये एल्वियोली है, यहाँ से ब्लड वेसल कांटेक्ट में है किसके, लंग्स के बोल सकते हो, या एल्वियोली के कांटेक्ट में है। वहाँ से फिर ये पूरी बॉडी में क्या होती है, फैली हुई होती है पूरी बॉडी में। बात समझ में आ गई। अब ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, ब्लड वेसल में, किसके थ्रू, एल्वियोली के थ्रू। ऑक्सीजन में, हाँ, तो ये ऑक्सीजन किस में गई, ब्लड में। ठीक है ना, और ब्लड में कौन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ब्लड में अब ऑक्सीजन क्या हो गई, ब्लड में ऑक्सीजन क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई। ठीक है ना, और ब्लड वेसल के थ्रू ये पूरी बॉडी में चली जाती है। बात समझ में आ गई, पूरी बॉडी में, यहाँ से लेकर के पूरी लास्ट तक पूरी बॉडी में क्या चली जाती है, ये ऑक्सीजन चली जाती है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब क्या हुआ, ब्लड वेसल जब पूरी बॉडी के सेल के पास जा रहा है, जैसे मैंने उस दिन यहाँ पर भी बताया था। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ चला गया, मान लीजिए यहाँ से इसपन के हाथ जा रहे हैं, मान लीजिए ये हाथ है। ठीक है, ये हाथ है इसके। ठीक है ना, आपके हो गए तो एल्वियोली है, ये लो फिर चलिए, ये लो। ठीक है, तो ब्लड वेसल क्या हुआ, ब्लड वेसल लेकर के यहाँ पर आया, और यहाँ तक, यहाँ का जो सेल है उसको भी क्या दे दी, ऑक्सीजन दे दी। ठीक है, अब ऑक्सीजन से सेल ने सेल को क्या दे दी, ऑक्सीजन दे दी है। ठीक है, और सेल से क्या ले ली है, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली है, और वापस क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल लेकर के कहाँ जाएगी, वापस एल्वियोली के पास जाएगी, और एल्वियोली को क्या दे देगी, एल्वियोली को क्या दे देगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी,
अब कार्बन डाइऑक्साइड ये लेकर के एल्वियोली से कहाँ जाएगा, यहाँ पर ब्रोंकस, ब्रोंक्योल्स, फिर ब्रोंकस, ब्रोंकस से फिर ये विंड पाइप और फिर ये नॉस्ट्रिल के थ्रू, फेरिंग्स और नॉस्ट्रिल के थ्रू वापस बाहर चली जाती है। तो जब ये क्या हो गया, ये एक्सेल हो गया, बस समझ में आ गई, एक्सेलेशन कर दिया हमने। और जब एक्सेलेशन करते हैं तो क्या होता है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में भर गई, अब उसे बाहर निकालना है, तो बाहर कैसे निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके। तो हमारी थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उससे रिब केज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिब केज होने से हमारा फिर उसके बाद डायफ्राम भी क्या हो जाएगा, जो पहले वाली इसकी पोजीशन थी, पहले कैसी थी, डोम शेप, इसको डोम शेप बोलते हैं, ठीक है, कौन सी शेप बोलते हैं, डोम शेप, इस तरीके से, ठीक है ना, डोम शेप में आ जाएगा। तो लंग्स क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होते ही इतने बड़े थे, हमने इसको पिचका दिया, पिचकाने से हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, उसके पास कोई जगह है ही नहीं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, अंदर तो जाएगी नहीं, तो वापस बाहर चली जाएगी। इसको बोलते हैं एक्सेलेशन। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि इस सेल के पास जो हमने ऑक्सीजन पहुंचाई है, इस सेल के पास, यानी कि ऐसे कई सारे सेल है, तो इस सेल के पास जो हमने ऑक्सीजन पहुंचाई है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या होगा, हम जब ने न्यूट्रिशन पढ़ा था, तो न्यूट्रिशन में जो हमारा इलियम था, वहाँ पर क्या हुआ था, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ था, किसके थ्रू हुआ था, विलाई के थ्रू हुआ था। बात समझ में आ गई, विलाई ने क्या कर लिया था, न्यूट्रिशंस को, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, हमारी इलियम होती है, ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं, कि बुलबाल गया, याद आ रहा है, नाम बताओ तीनों के तीनों, बोलो बोलो। पहला क्या था, सबसे ऊपर वाला, डोडेनम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। वेरी गुड, हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है हमारे पास, ठीक है ना, चलिए सब पता रहता है इनको, ठीक है। तो इलियम होता है, तो इलियम जो है, इलियम में क्या होती हैं, विलाइज होती हैं, छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मैंने बता रखा है आपको, लास्ट वीडियो में देख लेना जाके, ठीक है ना। चलिए, तो वो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके जैसे यहाँ पर ब्लड वेसल ने एक एक सेल के पास, पूरी बॉडी के एक एक सेल के पास क्या पहुँचाई, ऑक्सीजन पहुँचाई, उसी तरीके से ब्लड वेसल वहाँ पर भी होती है, जो विलाई है उससे कॉन्टेक्ट में रहती है ब्लड वेसल्स, तो न्यूट्रिएंट्स लेकर के कहाँ चली जाती हैं, वो पूरी बॉडी के एक एक सेल के पास चली जाती है। इसका मतलब सेल के पास क्या क्या चीज़ आ रही है, एक तो ऑक्सीजन आ रही है, कहाँ से, लंग्स से, इसके अलावा ग्लूकोज आ रहा है, C6H12O6, कहाँ से आ रहा है, इलियम से आ रहा है, ठीक है ना, इलियम में विलाई से पूरी बॉडी में ये दो चीज़ें, एक एक पूरी बॉडी के एक एक सेल के पास ये दोनों चीज़ें पहुँच रही है। बात समझ में आ गई। तो अब यही चीज़ें, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन है, यही रिएक्शन हमें पढ़नी है कि अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, दो टाइप के होते हैं वैसे तो, एरोबिक और एनारोबिक। बात समझ में आ गई, ठीक है, हाँ जी। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बात समझ में आ गई, चलिए टाटा बाय बाय। हाँ, क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन, हाँ क्या क्वेश्चन था आपका, अच्छा, हाँ जी। तो एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ब्रीदिंग, ठीक है, और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश, शानदार क्वेश्चन। तो देखिए, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मैंने हालांकि जब हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया तो ये बता देता, ठीक है। तो रेस्पिरेशन देखिए, यहाँ पर मैंने समझाया है आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारा फूड है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, ये फूड क्या पहुँच रहा है, सेल के पास पहुँच रहा है, इसी तरीके से ऑक्सीजन भी आ रही है, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। तो फूड जब एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, इट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और ब्रीदिंग क्या है, जो मैंने अभी अपन ने पूरी वीडियो में समझा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बात समझ में आ गई, इट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। एनी डाउट, नो डाउट, क्लियर। चलिए, तो बाय बाय।